नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, जो कि बीए, बीएससी बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, इसके अलावा बीबीए, बीसीए और ऐसे तमाम प्रकार के ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल होता है। तो सेकेंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में, जो कि अधिकतर विश्वविद्यालयों ने सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में शामिल किया है इसको। अब की बार जैसे राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय हो गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु हो गया, इसके अलावा आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, इन दोनों में तो सेकंड सेमेस्टर में आने वाला है। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का पेपर है, लेकिन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सेकंड सेमेस्टर का भी पेपर नहीं हुआ है, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन उनमें पढ़ना है। कई बच्चों का मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन है, कई बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन एंड योगा चूज कर रखा है, और कई बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, कई ने फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ बेसिकली मैं सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाता हूं, थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाता हूं, और फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ाता हूं। एक्चुअली में यूनिवर्सिटीज ने क्या किया है कि अब हर साल जो है बदलते रहेंगे। हो सकता है किसी साल आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़वा दे, कभी थर्ड सेमेस्टर पढ़वा देंगे। यानी कि 6 आपके को करिकुलर के कोर्स होते हैं, और 6 सेमेस्टर में आपके अलग अलग को करिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। किसी में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्या पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा फर्स्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, सेकंड में आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, थर्ड में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, फोर्थ में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, फिफ्थ में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, सिक्स में ठीक है क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो इस तरीके से 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। अब यूनिवर्सिटीज क्या कर रही है, इसको हेर फेर कर रही है, बच्चों को आजादी दे रही है कि भाई कॉलेज को आजादी दे रही है कि कॉलेज जो चाहे वो चूज कर ले। वो चाहे तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़वा दे ह्यूमन वैल्यू, जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में या फिर और कई विश्वविद्यालय में जो है इसको पढ़ाया गया है। तो ये पेपर बेसिकली आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का था, ठीक है। और इसका इंतजार इसलिए अभी तक मैंने इसको सॉल्व नहीं करवाया था, ताकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी ये होने वाला है सेकंड सेमेस्टर में। तो ये सेकंड सेमेस्टर के पेपर है, लेकिन आने वाले जो विश्वविद्यालयों की जो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होगी उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे राम मनोहर लोहिया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे बरेली, मासा कुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जहां पर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पेपर होता है, को करिकुलर में ह्यूमन वैल्यूज शामिल है। तो ह्यूमन वैल्यूज एक अलग टॉपिक होता है, एक अलग विषय है, पर्यावरण अध्ययन एक अलग विषय है, लेकिन दो विषय चूंकि 6 सेमेस्टर पढ़ना, दोनों विषय को शामिल कर दिया गया है, और ये बहुत जरूरी है आपको पढ़ना, ठीक है। तो इसको एक प्रकार से हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर था, इसी वजह से मैं सॉल्व करने के लिए आया हूं। इससे बाहर क्वेश्चंस आपका नहीं आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं देख लूं, चेक कर लूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा होगा चीजें तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। बिल्कुल दिख रहा होगा बेटा, चलिए। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको समझाने का प्रयास रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे प्रश्न पत्र में आपको धैर्य से काम लेना होता है, आपको हड़बड़ाना नहीं होता है। ये चीज मैं इसलिए समझा रहा हूं पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये तो अरे ये तो सरल क्वेश्चंस आ गए, इसको इसे टिक लगा के चले आते हैं। लेकिन इस पेपर को जब मैंने सॉल्व किया, बहुत कठिनाई मुझे भी हुई कि भाई ये पेपर सॉल्व करते समय इस पे समय देना पड़ा मुझे, 1 घंटे का समय कम से कम देना पड़ा मुझे इस पे। नहीं तो मैं वैसे पेपर देखता हूं, अधिकतर पेपर वैसे सॉल्व हो जाते हैं, देखते ही कि भाई ये सारे क्वेश्चंस। लेकिन इसमें क्या है, आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर ऑप्शन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो बहुत सारे प्रश्न आप गलत करके चले आओगे। इस वजह से क्वेश्चंस और आंसर को बहुत ही बारीकी के साथ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो हम ऑप्शन को पढ़ करके उसको गलत ऑप्शन को हटाएंगे, सही ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, मूल्यों के प्रकार क्या है। देखिए, व्हाट आर द टाइप ऑफ वैल्यू, बताएं मूल्यों के क्या प्रकार है। पहला है आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य। देखिए, नैतिक आध्यात्मिक मूल्य तो होते हैं, ठीक है, ये बात। सामाजिक मूल्य भी होता है, आर्थिक मूल्य नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही वैज्ञानिक मूल्य नहीं होता, प्रौद्योगिकी मूल्य नहीं होता, पेशेवर मूल्य नहीं होता है, राजनीतिक मूल्य नहीं होता है, आर्थिक नहीं होता, तो ये चीजें गलत है। देखिए, व्यक्तिगत मूल्य होते हैं। व्यक्तिगत मूल्य मतलब कि जब व्यक्ति के खुद के मूल्य होते हैं, खुद की वैल्यूज होती है वो। सामाजिक मूल्य जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं वैल्यूज, वो वैल्यूज या फिर वो मूल्य। नैतिक मूल्य होते हैं, जैसे कि तमाम प्रकार के मोरलिटी सिखाई जाती है कि भाई चोरी नहीं करना चाहिए, अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, ठीक है, तमाम सारी चीजें बताई जाती है। पापा कहते हैं कि भाई बेटा चोरी नहीं करना, डकैती नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना।
तो सब मूल्य है। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना है, तो सब नैतिकता ही है, नैतिक मूल्य। ऐसे ही आध्यात्मिक मूल्य क्षमा, दया, कृपा, करुणा, ये सब आपके आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। तो यानी कि मूल्य ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक। ये चारों मूल्य क्या है? सही है। इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सनल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो ये बेटा सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसको ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप का समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी बच्चे को ना हो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द 7 सिंस, यानी कि 7 पापों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, या 7 पापों की अवधारणा किसने दी है? तो 7 पापों की अवधारणा किसने दी है? देखिए महात्मा गांधी जी ने दी है। 7 पाप महात्मा गांधी जी ने बताए हैं, 7 पापों की अवधारणा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सातों पाप जो है एक प्रकार से कौन कौन से हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा जाता रहता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी के 7 पाप कौन कौन से बेटा बताएं? महात्मा गांधी के 7 पाप, बहुत सारे 7 पाप है उनके, मतलब कि 7 पाप है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? पहला जो मूल्य है इनका, राजनीति के बिना सिद्धांत। क्या मूल्य है? अगर लिख करके समझाना चाहे तो लिख करके, नहीं तो वैसे बता दूं। सबसे पहला मूल्य होता है गांधी जी का राजनीति के बिना राजनीति बिना सिद्धांत के पहला मूल्य। दूसरा है संपत्ति बिना परिश्रम के। अगर संपत्ति आपको मिल रही बिना परिश्रम के तो भी पाप है। ठीक है, आपको राजनीति में चले गए बिना कोई सिद्धांत के तो भी गलत बात है। ठीक है, भोग बिना विवेक के, यानी विवेक अगर आपके पास नहीं तो भोग भी आपके लिए पाप ही है। इसके अलावा चरित्र अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपका ज्ञान बेकार है, यानी आप बहुत ज्ञानी है लेकिन चरित्रवान नहीं तो आप बेकार है, महात्मा गांधी कहते हैं। इसके अलावा नैतिकता बिना, मतलब कि व्यापार बिना नैतिकता के, यानी कि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी है और आपके पास नैतिक चीजें नहीं, नैतिक मूल्य आपके अंदर नहीं है तो आप बेकार हो। ठीक है, आप पापी हो। इसके अलावा विज्ञान बिना मानवता के, अगर विज्ञान आप वैज्ञानिक हो लेकिन मानवता पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो भी आप पापी कर रहे हैं। इसके अलावा पूजा बिना त्याग के, अगर आप पूजा कर रहे हैं बहुत ज्यादा लेकिन त्याग कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये भी जान लीजिए एक पाप ही है। तो 7 पाप ही गांधी जी ने बताए थे। इन 7 को गांधी जी ने समाज के लिए घातक और नैतिक पतन का कारण बताया था। अगर आप सिद्धांत राजनीति बिना सिद्धांत के करेंगे तो आप पाप कर रहे हैं। तो चीजें मैंने आपको समझा दी, ऐसी और भी चीजें आपको मिलती रहेंगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो सारे क्वेश्चंस को मैं विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहां से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। केवल 100 क्वेश्चंस ही नहीं है बेटा, ये बहुत ही एक प्रकार से डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी। चले प्रश्न अगला, एक संगठन में मूल्यों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मूल्यों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए मूल्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन, एक संस्था का जो मूल्य होता है, मूल्यों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है संगठन में? लाभ अधिकतम करना, गलत हो जाएगा। उत्पादकता को बढ़ाना, नहीं। लागत को कम करना, यह भी नहीं हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामंजस्यपूर्ण कार्य संस्कृति बनाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। जिन बच्चों ने बी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर तीसरे का। चौथा प्रश्न आप देखेंगे पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए अभी जो पेपर लगा हुआ 17-18 में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, या फिर और आगे जो लगा हुआ है। ठीक है, चले आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। कौन सा सिद्धांत एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा हुआ है? देखिए एपीजे अब्दुल कलाम की अगर देखिए 7 पाप की अवधारणा किससे जुड़ी हुई बेटा? 7 पाप महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, ये तो होगा नहीं, अभी मैंने आपको समझाया। ये प्रश्न हमेशा आता, 7 पापों की अवधारणा किसने दी है? दूरदर्शी नेतृत्व का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। दूरदर्शी नेतृत्व का, सतत प्रथाओं और परिवर्तनात्मक नैतिकता के बारे में इन्होंने ज्यादा बातें नहीं की हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो समझ में आ रही चीजें? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, और ऐसे ही लेक्चर आपके जो है स्क्रीन पर आते रहते हैं, तो मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझा रहा हूं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए इस प्रश्न को लेकर के। ठीक है, क्योंकि इस पर रिसर्च, मतलब इस पर मैंने मेहनत की है और आपके लिए सॉल्व करके लाया हूं। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, मानव मूल्यों में चरित्र निर्माण का महत्व क्या है? चरित्र निर्माण, देखिए चरित्र निर्माण यानी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग इन ह्यूमन वैल्यूज, बताएं। ऑप्शन ने दिया है बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए चरित्र निर्माण जरूरी है, या वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने के लिए, या नैतिक और जिम्मेदार व्यक्तियों के निर्माण के लिए, या शैक्षिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए। तो चरित्र निर्माण का महत्व क्या होता है बेटा?
चरित्र निर्माण होता है नैतिक और जिम्मेदार व्यक्तियों का निर्माण। चरित्र निर्माण का मुख्य महत्व क्या होता है? नैतिक और जिम्मेदार व्यक्तियों का निर्माण करता है चरित्र। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथे का करेक्ट मतलब पांचवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे छठा प्रश्न। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न आ चुका, वर्तमान प्रथाओं में मूल्यों से जुड़ी सामान्य समस्या क्या है? व्हाट इज द कॉमन इश्यूज रिलेटेड टू वैल्यूज इन प्रेजेंट प्रैक्टिस? बताएं। ऑप्शन ए समान वेतन, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, ऑप्शन सी नैतिकता का प्रचार, ऑप्शन डी शासन में पारदर्शिता। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? छठवें का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान प्रथाएं जो चल रही हैं, मूल्यों से जुड़ी सामान्य समस्या क्या है? देखिए समान वेतन ये समस्या नहीं है, ये एक विशेषता है उसकी, ठीक है। नैतिकता का प्रचार ये भी एक विशेषता है, अच्छी चीज है, ये नहीं है। इसके अलावा शासन में पारदर्शिता हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, बेकार नहीं माना जाता है, एक समस्या नहीं। यानी ये तीनों एक प्रकार से ठीक ठाक माने जाते हैं, ये सब समस्या नहीं है। जबकि आपका क्या है बेटा? देखिए भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी ये समस्या है। व्हाट इज द कॉमन इश्यूज रिलेटेड टू वैल्यूज इन प्रेजेंट प्रैक्टिसेस? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करप्शन एंड ब्रीवरी, ठीक है, रिश्वतखोरी। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवें का, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बाबू। सातवां क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है? व्हाट इज अ सिग्निफिकेंस कॉन्सर्न इन सोशल मीडिया रिलेटेड टू वैल्यूज? यानी कि सोशल मीडिया में मूल्यों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चिंता क्या है? महत्वपूर्ण चिंता पूछी जा रही है, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चिंता इस समय कौन सी है? रचनात्मकता की कमी, कम कनेक्टिविटी, साइबर खतरे या उच्च लागत की पहुंच? देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो खतरा है इस समय है वो साइबर खतरे हैं, ठीक है। जब भी हम फोन चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो साइबर खतरों का डर हमको बना रहता है लगातार। तो सातवें का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब कोई एक प्रकार से ईमेल भेज करके हमारा फोन हैक कर ले, कब हमारी जीमेल आईडी हैक हो जाए, कब हमारा बैंक अकाउंट साफ हो जाए। हम रात में सोते हैं लेकिन भगवान से ही प्रार्थना करके सोते हैं कि प्रभु हमारा चैनल बचा देना, या हमारी यूट्यूब आईडी बचा देना, या हमारा बैंक में जितना पैसा बचा है वो सुरक्षित ही रहे। क्योंकि एक गलती हमारी हमको एक प्रकार से सड़कों पर ला सकती है, हमारा पूरा जीवन तबाह कर सकती है। आज के युग में साइबर खतरे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैकर्स बैठे हुए हैं कि वो हम लोग जो है कुछ भी कर ले, कितना भी प्रोटेक्शन कर ले, लेकिन वो इतना चालाक होते हैं कि वो ऐसी वेबसाइट, ऐसी लिंक आपके पास भेजेंगे, बोलेंगे इस पे टच करो, वहां पे जाओ, यहाँ पे जाओ, तमाम चीजें करो। और आप जैसे ही लिंक टच करते हैं, आपके फोन का सारा डाटा जो होता है वो उनके लैपटॉप में, उनके सिस्टम में चलने लगता है। वो क्या करते हैं, फिर ओटीपी मंगवा करके, ओटीपी जो आपके फोन में दिखेगी वही उनके फोन में जाएगी, और इस तरीके से आपका फोन जो है या आपका जीमेल आईडी वो हैक कर लेंगे और आपकी जो चीजों को चलाएंगे। आपका फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है। तो आजकल साइबर खतरे जो है बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया इतना आगे निकल चुका है, इस सोशल मीडिया के जमाने में साइबर खतरे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। ये आज बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाएं, ह्यूमन वैल्यूज का ये पेपर मैंने सॉल्व किया, इससे पहले एक पेपर और सॉल्व है, और कुछ मॉडल पेपर के पीडीएफ नोट्स यानी 300-400 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी आंसर के साथ। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं बेटा। बहुत ही कम फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो बाकी वीडियोस हमारे यूट्यूब पर फ्री में आप देख रहे होंगे, ठीक है। बाकी इसका आपको अगर पीडीएफ लेना है तो अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट की नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख करके भेज दीजिएगा। देखिए आपको यहाँ पर बता दूं कि ये सेकंड सेमेस्टर के बच्चे भी ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सेकंड सेमेस्टर में आएगा। तो जो बच्चे एक प्रकार से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सेकंड सेमेस्टर में है बीए के, तो वो बच्चे इसको ले सकते हैं। बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए है, लेकिन चूंकि बीए का मैं सारा कोर्स पढ़ाता हूँ, सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाले बच्चों का सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो हो जाएगी, यानी तीन सब्जेक्ट जो होंगे, 3-4 सब्जेक्ट, उनकी तैयारी आपकी कितनी में, मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी, ठीक है। 100 रुपए कैसे आपको पेमेंट करना, आप इस नंबर पर एसएमएस करेंगे, जैसे नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और सेमेस्टर का नेम, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। हम क्या करेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जो है जमा कर देनी होगी, और आपको सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ जो एग्जाम में आने वाले होंगे, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर सब कुछ आपको दे दिया जाएगा, ताकि आपको अंदाजा लगे कि कैसे पेपर आपका आने वाला। पेपर में वही चीजें आएंगी जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ नहीं बल्कि सभी विश्वविद्यालयों का बीए का सिलेबस होता है। तो सेकंड सेमेस्टर में जिनका पेपर अभी नहीं हुआ, चूंकि अधिकतर विश्वविद्यालयों के पेपर हो चुके हैं, तो वो चीजें। और बाकी
अब जैसे जिनका पेपर हो चुका है, केवल इसी का पेपर बचा हुआ है, या कोई भी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, या वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ अनुसूचित कपिल वस्तु दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, एमजेपीआरयू, ठीक है, जनरल चंद्रशेखर बलिया, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ऐसे और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, वो सभी के लिए थर्ड सेमेस्टर का भी कोर्स शुरू हो चुका है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के लिए ग्रुप बन चुका है, क्लास 2-3-4 दिनों में प्रारंभ होने वाली है, और इसके लिए जो है फीस रख दी गई है मात्र 100 रुपए। थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा, 6 मंथ, 6 यानी 6 महीने तक आपको, 6 माह तक आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें 6 महीने तक पढ़ाई होगी। ठीक है, आपके कितने, आपके 3 या 2 मेजर सब्जेक्ट जो होंगे, माइनर सब्जेक्ट भी इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, माइनर जो इंपॉर्टेंट होगा जो मैं पढ़ाता हूँ, इसमें को करिकुलर जो है यानी कि मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन है, और कुछ किसी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा होगा, किसी में जो भी होगा वो को करिकुलर में हम पढ़ा देंगे। ठीक है, उसको लेकर टेंशन नहीं ले रहा है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें क्या होगा, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे उसके भी, और लिखित टाइप के जिसमें आते लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तीनों टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सब आपको मिलेगा विथ आंसर, यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, उनके आंसर होंगे, सारे टॉपिक के, सारे चैप्टर के, सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव की अब की बार कम से कम 8 से 10 मॉडल पेपर मैं तैयार कर रहा हूं, मतलब इसका को करिकुलर का भी और जो मेजर सब्जेक्ट है माइनर का सबका। इसमें क्या होगा कि आपके पेपर होंगे 100 क्वेश्चन, फिर उनके आंसर नीचे लिखे होंगे, फिर 100 क्वेश्चन, फिर आंसर होंगे, यानी कि आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी। केवल 100 रुपए फीस में सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो थर्ड सेमेस्टर पूरा आपको 6 महीने तक उसमें पढ़ाया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में जिनको भी जुड़ना है तुरंत इस नंबर पर एसएमएस करके तुरंत बताएं कि हमको थर्ड सेमेस्टर में जुड़ना है गुरुजी, हम इस यूनिवर्सिटी से हमारा सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में जुड़ना है। अब जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी पेपर नहीं हुआ है, तो उन बच्चों के लिए ये नियम है, जैसे कि वो, हम तो कहूंगा कि सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वो एक साथ ज्वाइन कर ले। ठीक है, इससे उनका फायदा ये होगा कि उनको 200 रुपए से, अभी सेकंड सेमेस्टर का आप ज्वाइन करेंगे तब भी आपको 100 देना होगा, फिर थर्ड सेमेस्टर में आप ज्वाइन करोगे तब भी आपका 100 लगेगा। तो ऐसे में आपको 200 रुपए ना दे करके बेटा केवल 150 रुपए ही देने होंगे, और इसमें आपका सेकंड सेमेस्टर का पूरा कोर्स कर दिया जाएगा। सेकंड सेमेस्टर का पूरा आपके पास सेंड कर दिया जाएगा, एग्जाम में आने वाला होगा, और साथ ही साथ में थर्ड सेमेस्टर के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आप 6 महीने तक जुड़े रहोगे, यानी आपका जनवरी तक वो ग्रुप बना रहेगा, अगले यानी जनवरी 2026 तक उसमें पढ़ाया जाएगा। फिर उसी ग्रुप में बता जाएगा कि फोर्थ सेमेस्टर में आप जुड़ जाओ। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। 100 रुपए की फीस कोई बहुत बड़ी फीस नहीं रखी गई, बहुत कम फीस है, और इसमें उच्च क्वालिटी की चीजें आपको मिलती हैं। अब की बार क्या है कि विभिन्न विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर साल फार्म में आपको मिलेंगे, तो कहीं से आपको सीरीज वगैरह खरीदना की बुक वगैरह खरीद रहे हैं तो उनकी जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आपको सारी चीजें मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ही बारीकी के साथ चीजें आप सबको समझाई जाती है। तो शुक्ला एचडी पॉइंट पर जो चीजें मैं करवा रहा हूं, तो आपको जुड़ना चाहिए, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप जुड़ जाइए, तुरंत जुड़ जाइए, देर ना करिए, देर करेंगे आपका ही घाटा होगा। तो थर्ड अभी जुड़ जाओ ग्रुप में, पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है, कब पढ़ते हैं कब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाया जाएगा। क्योंकि बाद में जब आप एग्जाम होता तब आते, गुरु जी अब हमको एक दिन पहले बचा, हाँ गुरु जी हम कुछ बता दीजिए। तो भैया अभी से जुड़े रहो, ग्रुप में मिलता रहेगा वो चीज, आप थोड़ा बहुत चलते फिरते कहीं पर पढ़ लेंगे तभी आपका काम हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तुरंत जो है एसएमएस कीजिए, तुरंत जोड़ दिया जाएगा। चलिए सातवां तो से हो गया आपका सातवां। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, भारत में आईटी अधिनियम मुख्य रूप से किस चिंता को संबोधित करता है? आईटी अधिनियम, द आईटी एक्ट इन इंडिया प्राइमरी एड्रेसेस व्हिच कंसर्न, बताएं। सामाजिक असमानता को, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता को, वित्तीय धोखाधड़ी या सार्वजनिक स्वास्थ्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता जो है ये एक बाधा बनी हुई, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल प्राइवेसी जो है भारत में आईटी अधिनियम मुख्य रूप से किस चिंता को संबोधित करता है? तो ये आईटी अधिनियम जो बना है वो इसी को संबोधित करता है। किसको बेटा? साइबर सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, व्हाट डज अ सस्टेनेबल पॉलिसी एम टू अचीव, यानी कि एक सतत नीति का उद्देश्य क्या होता है? सतत माने होता है लगातार, या ऐसी नीति जिससे हम अपना तो जो है उपयोग कर ही लें संसाधनों का, और आने वाली जो पीढ़ी हमारी है वो भी उन संसाधनों का उचित तरीके से दोहन कर पाए। ऐसा विवेकपूर्ण, संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन से तात्पर्य होता है सतत का। सतत माने लगातार। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9वें का बिल्कुल राइट आंसर आपका लगा रहे हैं। देखिए, तत्कालिक लाभ बिल्कुल इसमें नहीं होता, प्रौद्योगिकी प्रभुत्व भी नहीं होता है, इस जनसंख्या वृद्धि पर भी इस पे काम नहीं करता। ये उद्देश्य होता है दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक
पर्यावरणीय और आर्थिक संतुलन बनाए रखना, यानी विकास हम कर रहे हैं लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रख करके हम विकास कर रहे हैं। इस तालमेल को बनाए रखना ही सतत विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इसी को संधारणीय विकास या संपोषणीय विकास के नाम से भी जानते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन तीसरा। जिन बच्चों ने तीसरा लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां प्रश्न है बेटा, आधुनिक युग में किस ऑनलाइन प्रथा से नैतिक मूल्यों को चुनौती मिलती है? ऑनलाइन प्रथा से नैतिक मूल्यों को चुनौती किससे मिलती है? सोशल नेटवर्किंग से, डेटा गोपनीयता उल्लंघन से, ऑनलाइन गेमिंग से या क्लाउड स्टोरेज से? बताएं, व्हिच ऑनलाइन प्रैक्टिस चैलेंज एथिकल वैल्यूज इन द मॉडर्न इरा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का? बिल्कुल 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजकल जो ऑनलाइन प्रथा चल रही है उससे नैतिक मूल्यों को चुनौती किससे मिलती है आधुनिक युग में? डेटा गोपनीयता उल्लंघन। आजकल क्या हो रहा है, हम जो है किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो हमारा नाम और नंबर पता सब कुछ उनके पास पहुंच जाता है, यानी हमारा डाटा जो होता है कंपनियों के पास चला जाता है और उनका उल्लंघन हो जाता है। डाटा पॉलिसी यानी कि हम हमारे डाटा का उपयोग जो है अलग अलग जगहों पर कर लिया जाता है, विदेशों में कर लिया जाता है, यहाँ पर अलग अलग देशों में। तो जो ये है डाटा गोपनीयता उल्लंघन, ये एक प्रकार सबसे बड़ा खतरा है, चुनौती हमारे एक प्रकार से ऑनलाइन प्रथा से नैतिक मूल्यों को हो रही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका है, व्हाट डज एथिक्स प्राइमरी फोकस ऑन? नैतिकता का मुख्य ध्यान किस पर होता है? कानून पर, नैतिकता और उचित आचरण पर, आर्थिक सुधार पर या प्रौद्योगिकी उन्नति पर? इसका करेक्ट आंसर बताएं 11वें का। आप पेपर जान लीजिए, सॉल्व करें सीधा सीधा, मैं आपका सॉल्व करवा रहा हूं। 11वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही करेक्ट आंसर लगा है। नैतिकता यानी मोरलिटी और उचित आचरण जो होता है, प्रॉपर कंडक्ट यानी कि मोरलिटी एंड प्रॉपर कंडक्ट जो होता है, नैतिकता का मुख्य ध्यान इसी पर जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको प्रश्नों को बहुत ही आराम से धैर्य के साथ उत्तर देना है, हड़बड़ाना नहीं है। क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिएगा, जल्दी काम सुअर करते हैं। एक मूवी में कहा जाता है कि भाई क्या जल्दी काम सुअर करते हैं, क्योंकि उनको एक प्रकार से हमेशा भय या डर बना रहता है कि भाई अभी किसान के खेत में हम बाली चबा रहे हैं, भुट्टा चबा रहे हैं और किसान आ जाएगा तो मारेगा हमको, ठीक है, या कहीं से कुछ कर देगा, कुत्ते आ जाएंगे, तो ऐसे में उसको डर बना रहता है। आपको किस चीज का डरना? ठीक है भाई, तुम तो आप लोग तो वीर हो, और मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ठीक है, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो हमको कांटों में राह बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि आपको एक प्रकार से इन क्वेश्चंस के आंसर पता हो गए तो आपने कांटों में राह बना लिया। आगे बीए तो एक माध्यम है, एक जरिया है, लेकिन जब आपकी जड़ ये बीए की मजबूत हो जाएगी, आगे चल करके आप एमए करोगे, टीजीटी, पीजीटी, बी एडवर्ड ऐसे उड़ा दोगे, चुटकियों में खत्म हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी में सब यही सब क्वेश्चंस आपको भरे मिलेंगे जो आपको मैं पढ़ाता हूं बीए में। एमए में आप जाएंगे तो फिर आपका बैकग्राउंड मजबूत रहेगा। आज से पहले आपने सोचा था कि बीए के लेवल में कोई पढ़ाएगा, लेकिन शुक्ला स्टडी पॉइंट 2017 से आपके लिए मेहनत कर रहा है। 2017 से मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ बीए के क्षेत्र में। सबसे पहला यूट्यूब चैनल है जो आपके लिए इस तरीके की मेहनत करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 12वां नंबर, नैतिकता के मूल सिद्धांत क्या है? बताएं, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स? नैतिकता का जो मूल सिद्धांत क्या होता है बेटा? लाभप्रदता बिल्कुल भी नहीं है, विकास, विस्तार, निरंतरता, ये नैतिकता का सिद्धांत नहीं है। ये प्रौद्योगिकी का सिद्धांत या आधुनिकता का सिद्धांत हो सकता है। प्रौद्योगिकी, विज्ञान, इंजीनियरिंग ये सब नहीं, आधुनिकता का हो सकता है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ईमानदारी, निष्पक्षता और सम्मान, ये होता है नैतिकता का मूल सिद्धांत। क्या बेटा? ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। जिन बच्चों ने सेकंड लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आप देखो बबुआ। प्रश्न आ चुका है, किस क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वास के लिए नैतिकता का गहरा प्रभाव होता है? Which field is heavily influenced by ethics for public trust? बताएं, किस क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वास के लिए, सार्वजनिक यानी सबके विश्वास के लिए नैतिकता का गहरा प्रभाव होता है, मोरलिटी का गहरा प्रभाव होता है? चिकित्सा में नहीं, व्यापार प्रबंधन में नहीं, कृषि नहीं। देखिए किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वास के लिए नैतिकता का गहरा प्रभाव पड़ता है। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 13 में क्या करेक्ट आंसर होगा? 4 वाला ऑप्शन यानी एजुकेशन इज राइट आंसर। आगे बढ़ो बबुआ,
चलिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया था, पेपर एकदम से जान लीजिए कि बहुत हाई लेवल का पेपर है। पेपर ऐसे हल्के मत लीजिएगा। अगर आप पेपर को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप ऐसे जल्दी काम शोर वाला होगा कि भाई जल्दी काम ऐसे करे, भागे एकदम से, लगता है कि पेपरों देने आए हैं, 1 घंटा बैठ नहीं पा रहे हैं, भाग रहे हैं कि हमको अपना दुकान खोलना है, हमको यहाँ पर जाना है, हमको ट्रेन पकड़नी है, हमको वहां से किसी से मिलने जाना है, तो भैया होएगा पेपर और बैग तोहरे लागे, फिर मतलब बैग आपका ही लगेगा अगर ऐसा करोगे तो इसलिए इत्मीनान से पेपर देने जाओ तो 2 घंटा समझ लो कि हम कहीं पर है ही नहीं। जान लीजिए कि एंजॉय करने आए हो, कहीं पर पर्वत पर घूम रहे हो, जैसे घूमने जाते हो तो देखते रहते हो, ऐसे ही जब भी आप पेपर देने बैठे आप घर का टेंशन भूल जाइए कि हमारी पत्नी क्या कहेगी घर पे, हमारे बच्चे कैसे होंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, हमको घर एक काम करना, हमारी भैंस तो नहीं तुरा गई। अब आप रूम में बैठे हो पेपर देने के लिए, आपको ध्यान आ रहा है कि हमारी भैंस जो है खूंटा तोड़ ली और जाकर के कहीं पर किसी का खेत चल रही होगी, तो आपका ध्यान भैंसी में लगा है, तो पेपर देने जाएंगे तो बैग लगेगा ही। तो बैग ना लगे इसके लिए धैर्य पूर्वक इत्मीनान से पेपर को देखें। ठीक है, चले 14 नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष मूल्य। धर्मनिरपेक्ष ऐसे मूल्य जो कि धर्म को समान दृष्टि से देखते हो, सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखते हो। और आध्यात्मिक मूल्यों में अंतर क्या होता है बताएं। आध्यात्मिक मूल्य ऐसे मूल्य जो कि एक प्रकार से स्पिरिचुअल मूल्य है, जो कि व्यक्तिगत मान्यता होती है, आध्यात्मिक चीजें होती है। धर्म निरपेक्ष मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, ये सभी जगहों पर लागू होते हैं। बिल्कुल, आध्यात्मिक मूल्य व्यक्तिगत और विश्वास पर आधारित होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन ही मिल गया है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्म निरपेक्ष मूल्य क्या आर्थिक होते हैं, गलत हो गया पहले ही। धर्म निरपेक्ष मूल्य अस्थायी होते, बदलते रहते नहीं, ये बदलते नहीं है। धर्म निरपेक्ष मूल्य व्यक्तिगत होते नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ये सार्वभौमिक होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 14 का ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर 14 का ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है, हाउ आर स्पिरिचुअल वैल्यू इंप्लीमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी संस्थाओं में आध्यात्मिक मूल्यों को कैसे लागू किया जाता है। शेयर बाजार में निवेश के द्वारा नहीं, गलत हो गया पहला। वेतन वृद्धि के द्वारा नहीं, कार्य घंटों को कम करके नहीं, कर्मचारियों की भलाई और नैतिक नेतृत्व के द्वारा हम एक प्रकार से आध्यात्मिक मूल्यों को संस्थाओं में लागू करते हैं। 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। जिन बच्चों ने बी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर। जब भी आप क्वेश्चंस को इस प्रकार के हल करें तो पहले उत्तर, जो गलत उत्तर है उसको छांट के बाहर कर दे, ऑटोमेटिक सही उत्तर आपका निकल आएगा। ठीक है, ये होता है प्रश्नों को हल करने का एक स्मार्टनेस तरीका या स्मार्ट तरीका। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, व्हाट इज द कोर फीचर ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू, यानी आध्यात्मिक मूल्य की एक मुख्य विशेषता क्या है। आर्थिक विकास नहीं, पहले गलत। आंतरिक शांति और नैतिक जागरूकता, ये हो सकता है भी, इसको छोड़िए। संगठनात्मक पदानुक्रम, ये भी नहीं होता। पदानुक्रम का मतलब क्या होता है कि संगठन में उच्चता और निचता का क्रम को पदानुक्रम कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। प्रौद्योगिकी नवाचार, यानी कि प्रौद्योगिकी माने इंडस्ट्री में नवाचार माने होता है इनोवेशन हो और उसमें सुधार आता जाए, तो वो भी नहीं होगा। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। जिन बच्चों ने लगाया है बी ऑप्शन, इनर पीस एंड एथिकल अवेयरनेस, ये आध्यात्मिक मूल्यों की एक मुख्य विशेषता के रूप में शामिल है। तो 16वें का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका है। आगे देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न आ चुका है, व्हाट इज द गोल ऑफ CSR। CSR का उद्देश्य क्या है। CSR मतलब होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रश्न परीक्षा में आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब CSR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता दें कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपका कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, लाभ अधिकतम करना, वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, या सामाजिक पर्यावरणीय और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना, या प्रतिस्पर्धा को कम करना। देखिए, प्रतिस्पर्धा को कम करना इसका उद्देश्य नहीं है, ना तो लाभ अधिकतम कमाना, ना ही वैश्वीकरण को बढ़ावा देना। CSR का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, भारत में CSR प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध व्यापार उद्योगपति कौन है। Which business tycoon is known for pioneering CSR practice in India? मुकेश अंबानी नहीं, नारायण मूर्ति नहीं, विजय माल्या नहीं। ये तीनों एक प्रकार से CSR प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध नहीं माने जाते हैं, लेकिन हाँ, रतन टाटा जी जो हैं ये माने जाते हैं।
रतन टाटा की जो कंपनी है वो माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 16वें का मतलब 18वें का 4 करेक्ट है। तो इसे हमेशा प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कई विश्वविद्यालयों में। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न आ चुका है, व्हाट डज गुड कारपोरेट गवर्नेंस इंश्योर, यानी कि अच्छा कारपोरेट गवर्नेंस क्या सुनिश्चित करता है? त्वरित लाभ, त्वरित माने बहुत जल्दी लाभ, ये जवाबदेही, निष्पक्षता और पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा में कमी, राजनीतिक प्रभाव। ये तीनों गलत आंसर हो जाए। करेक्ट आंसर क्या होगा 19 का? यानी अच्छा कारपोरेट जो होता है वो अपने कर्मचारियों को जवाब भी देता है, जो कर्मचारियों से पूछते हैं, जवाबदेही होती है, निष्पक्ष होता है और पारदर्शी होता है, उसको कोई भी जान सकता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर 19 का। 19 का बी जिन बच्चों ने लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िएगा 20 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न आ चुका, व्हिच टेक्स्ट इंस्पायर अ होलिस्टिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो होता है, निर्णय लेना कहते हैं उसको हिंदी में। निर्णय लेने में समग्र, समग्र माने होता है संपूर्ण, पूरा, होल, इंटायर, कंप्लीट। ठीक है, समग्र दृष्टिकोण को कैसे, इसको कौन सा ग्रंथ प्रेरित करता है? प्रेरित माने मोटिवेट करता है। तो निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण को, यानी कि होल पॉइंट ऑफ व्यू को कौन सा ग्रंथ प्रेरित करता है निर्णय लेने में? कोई भी निर्णय किसी मुद्दे पर कैसे निर्णय लेना है, इनमें से कौन सा ग्रंथ प्रेरित करता है? लगातार परीक्षा में आता है प्रश्न। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य नहीं, रामायण वाल्मीकि की रचना ये भी नहीं, मनुस्मृति मनोलेखा ये भी नहीं, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता की अगर बात की जाए बेटा, तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जो कि समग्र दृष्टिकोण को एक प्रकार से प्रेरित करता है निर्णय लेने के लिए। समग्र दृष्टिकोण का किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेना हो, आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें। कैसे? किसमें? भगवत गीता में कितने अध्याय, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय है बेटा? तो 18 अध्याय इसमें है। ठीक है, कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय है। लिखा किसने है इसको? महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, किसका अंश है ये? महाभारत। महाभारत में, महाभारत कितने, ये महाभारत जो है पर्वों में बटा हुआ है। महाभारत कई पर्वों में बटा हुआ है, जिनमें से एक पर्व है उसका नाम है भीष्म पर्व। कौन सा पर्व बेटा? प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। सारे 4-5 क्वेश्चन सारे विश्वविद्यालय पूछे गए, क्योंकि मैं बहुत सारे पेपर देख चुका हूँ, तो मुझे ये पता हो जाता है कि कौन सा पेपर कहां से क्वेश्चन बनते हो। तो सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, डिवीजन क्लास चल रही है। तो भगवत गीता जो है महाभारत का एक पर्व है। जैसे रामायण कांडों में बटा हुआ है, जैसे आपका अयोध्या कांड, बाल कांड, उत्तरकांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड, ऐसे अरण्य कांड, ऐसे ही आपका सुंदरकांड, ऐसे ही भगवत मतलब जो महाभारत लिखा गया बाल, उसके क्या नाम है, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा, तो वो पर्वों में बटा हुआ है। जैसे कांड यानी अध्याय, ऐसे ही पर्व होता है। तो भीष्म पर्व जो है उसमें जो भीष्म पर्व वाला एरिया है, उसी में एक प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता कही गई है। भगवत गीता कब कही जा रही है? जब अर्जुन की सेनाएं, मतलब युधिष्ठिर की सेना यानी कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी होती है। इधर से 7-8 महारथी खड़े हैं बढ़िया ध्वजा पताका लेकर के, श्वेत वस्त्र में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य पीले वस्त्र में खड़े हुए हैं, दुर्योधन गुलाबी वस्त्र में खड़ा हुआ है, अंगराज कर्ण गुलाबी वस्त्र पहने हुए हैं, दुर्योधन कभी काला वस्त्र पहनता है, दुर्योधन के ऊपर है क्या पहन लेता है। ऐसे आप देखते हैं कि तमाम प्रकार के जो है जो महारथी हैं अपने अपने वस्त्रों को एक प्रकार से पहन करके महारथियों के साथ हाथी घोड़े चिघाड़ते हुए सब खड़े हुए, इधर बड़े भीषण महारथी, और इधर आप देखते हैं साल्व नरेश भी उसी तरह, मगध नरेश भी खड़ा है, जो साल्व है, क्या नाम उनके मामा माद्री के, मदर नरेश। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे उधर सेनाएं बड़ी तगड़ी हैं कौरवों की, उधर आप छोड़ी सेना भगवान श्री कृष्ण की भी है। और इधर आप देखेंगे तो सेनाएं किसकी हैं? इधर आप देखेंगे तो बेटा अर्जुन के सेनाओं में कौन है? अर्जुन जैसे महारथी सबसे इधर उधर कहे जाते हैं, युधिष्ठिर जैसे गुणवान नीतिवान धर्मराज के अवतार, महारथी भीम, ठीक है, नकुल जो भाला में प्रवीण योद्धा है, सहदेव तलवारबाजी में निपुण है, और सहदेव जो है बड़ा ज्ञानी था, ज्योतिष का बड़ा ज्ञाता था, पंडित बहुत बड़ा था। ठीक है, सहदेव। इसके अलावा इधर जो है पांचाली के पिताजी क्या नाम है? पंचाल नरेश, द्रुपद। ठीक है, ऐसे ही उत्तर विराट नरेश, ठीक है, जहां पर ये लोग रहते थे जो है अज्ञातवास में, तो ये सब खड़े हैं। अब अर्जुन देखते हैं कि पितामह भीष्म इनकी गोदी में खेलता था, उनके सामने मैं कैसे युद्ध लड़ूं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं अर्जुन वहां पर। उसी समय भगवत गीता निकली है। जब निर्णय नहीं ले पा रहा है अर्जुन कि भाई ये तो मेरा दादा है, ये मेरा भाई है, भले ही कैसा हो, भाई तो है मेरा दुर्योधन, भ्राता है मेरे बड़के बप्पा का लड़का है, तो इसको कैसे इस पर मैं बाण चलाऊंगा। दुशासन मेरे और 100 छोटे भाई हैं, उनका क्या दोष है, केवल दुर्योधन दुशासन ही तो ऐसा
नीच कर्म किया था, तो वो एक प्रकार से उस समय उसको मोह जो है वो राज से कहीं ना कहीं पे बहुत आगे हो जाता है। इसे तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कय मूला, यानी मोह जो होता है बेटा सारी व्याधियों की जड़ होती है। अगर मोह आपका खत्म हो गया आप उसी दिन सुखी हो जाएंगे, लेकिन मोह रहेगा बेटा, लेकिन इस धरातल पर कौन ऐसा प्राणी है जिसको मोह ना हो। तो भगवान श्री कृष्ण फिर अपना दैवी पैमान दिखाते, अपना स्वरूप विकराल किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, वो तो दुर्योधन को दिखाया था। लेकिन ऐसे ही अपना स्वरूप विस्तार भगवान विस्तार करते हैं और कहते हैं यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल। हाँ ये कहीं अलग का प्रसंग, लेकिन भगवान इस तरीके से आते हैं, अर्जुन तुम्हारी क्या हिम्मत, तुम्हारी क्या एक प्रकार से इतनी योग्यता कि तुम इन सबको मारोगे। भगवान का रथ बीच में आता है, इधर कौरव की सेना है, पांडव की सेना है। भगवान श्री कृष्ण मोटिवेट करते हैं अर्जुन को कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य पथ से आपको नहीं हटना है। इन लोगों ने गलत कर्म किया, पितामह भीष्म को तुमको मारना इसलिए पड़ेगा क्योंकि पितामह भीष्म गलत के साथ खड़े हुए हैं। पितामह भीष्म जो है एक प्रकार से अधर्म का साथ दे रहे हैं, और अधर्म का साथ देने, अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस तरीके से यत्र योगेश्वरा कृष्णौ यत्र पार्थौ धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीति मतिर्मः। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार के श्लोकों के माध्यम से 18 अध्यायों में एक गीता आई जिसमें अर्जुन नाना प्रकार के यानी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, भगवान श्री कृष्ण उसके उत्तर निर्भीक होकर के देते रहते हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर। तो आपके उनमें कोई संशय हो, कोई दुविधा हो, आप गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके सारे उत्तर खत्म हो जाएंगे, मतलब सारे प्रश्न के जवाब आपको मिल जाएंगे। महात्मा गांधी जी बड़े विद्वान आदमी थे, वो जब तक दातून करते रहते थे सुबह, दंत धावन जिसको कहते हैं, उस समय एक प्रकार से मंजन करते समय वो दंत धावन मतलब कि दातून करते थे, मंजन वाला नहीं चलता था, कोलगेट और ये सब तमाम जो आपका क्या नाम दंत क्रांति कोलगेट या मैक्स फ्रेश नहीं करते थे। वो महात्मा गांधी दातून करते थे, उसको दंत धावन कहते थे, पछलहारा बढ़िया उठते थे और दातून करते करते एक आध अध्याय निपटा देते थे। कैसे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवत्सवा माम का पांडवस पुत्रा किम कुर्वन्ति संजया। धृतराष्ट्र पूछता है, ठीक है, कि माम का मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, हे संजय मुझे कृपया करके विस्तार से बताइए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के मैदानों में क्या हो रहा है, इस समय जो धर्म का युद्ध चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, हे संजय कृपया करके मुझे विस्तार से बतलाइए। संजय जो है उसका दृष्टि प्रदान है व्यास जी ने दे रखी कि देख बेटा, तो यही सब चीजें हैं। तो भीष्म पर्व में बटा हुआ है। इसको भगवान भगवत गीता किसने गाया है, भगवान श्री कृष्ण ने इसको गा करके बताया है, इसीलिए इसको गीता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदों से निकली है, ठीक है, इसलिए इसको गीता कहते हैं। गायन पद में है ये, ठीक है। नयनम छिदन शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयत मारुतः। इस तरीके से गा करके बताया गया है, बड़ी जबरदस्त रचना है, ठीक है। तो अर्जुन ने इसको सुना है, अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा तो फिर बाद में निर्णय लेता है, अर्जुन गांडी उठाता है और टंकार चढ़ाता है, फिर इस तरीके से पूरा भीषण और डगमग डगमग दिग्गज जो एक प्रकार से बोलता है, शंख बजना लगते हैं, जो है भीम कर्मो बिकोदरा माम का क्या होता है, भीम जो है बिकोदर नाम का शंख बजाते हैं, अर्जुन जो है एक प्रकार से अपने अपना शंख सभी लोग बजाते हैं। पांचय जनयम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजया, पांचय जन नाम का शंख जो कौन बजाता है, भगवान श्री कृष्ण। धनंजय यानी अर्जुन कौन बजाते हैं, अर्जुन का नाम धनंजय है एक। देखो समझ लो ये चीजें कोई बताएगा नहीं आपको इतना डिटेल में, मैं बहुत चूंकि पढ़ चुका हूं इन सभी चीजों को तो आपको बता रहा हूं। पांचय जनयम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजया, देवदत्त नाम का शंख अर्जुन ने बजाया था, देवदत्तम धनंजया, ठीक है। जो है इसके अलावा पांचय जनयम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजया, ठीक है। और ऐसे भीम कर्मो बिकोदरा, मतलब भीम बिकोदर नाम का शंख, ऐसे सभी लोगों ने अपने अपने शंख बजाए, पितामह भीष्म ने कुछ बजाया, आचार्य द्रोण ने सबने बजाया, और फिर दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई और लगभग एक प्रकार से कई दिनों तक युद्ध चला। तो ये चीजें हैं ये। भगवत गीता से कई क्वेश्चन आता है, भगवत गीता से एक क्वेश्चन आता है बेटा कि भगवत गीता किस सिद्धांत पर आधारित है। भगवत गीता जो है कर्म वाले सिद्धांत पर आधारित, कर्म के सिद्धांत पर आधारित है कि भाई कर्म करोगे तब और फल की इच्छा ना कीजिए, आपको फल मिलेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द मेजर एथिकल कंसर्न इन फार्मा ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि फार्मा संगठनों में मुख्य नैतिक चिंता क्या है। फार्मा संगठनों में मुख्य नैतिक चिंता क्या है, शोध निधि की,
सार्वजनिक से निजी एकाधिकार में परिवर्तन, बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना, कर्मचारियों के लिए कम वेतन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर। 21 का बी ऑप्शन। चूंकि इसमें क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, देखिए फार्मा संगठनों में एक नैतिक चिंता इसलिए बनी हुई है क्योंकि फार्मा संगठनों में क्या हो रहा है, ये एक प्रकार सरकारी से निजी एकाधिकार हो रहा है, यानी प्राइवेट सेक्टर में सारी चीज जा रही है, तो एक नैतिक चिंता बनी हुई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आ चुका, विपणन में कौन सी दुविधा अक्सर सामने आती है? विपणन माने होता है मार्केटिंग में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्हिच डिलेमा इज फ्रीक्वेंटली फेस्ड इन मार्केटिंग? विपणन में कौन सी दुविधा अक्सर सामने आती है? विपणन में मार्केटिंग में कौन सी दुविधा आती है बेटा? 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रांड वफादारी बनाम नवाचार। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपने सुना होगा, आपने क्या सुना होगा, जैसे आपने पहले सुना होगा कोलगेट का मंजन आता था। मैं किसी से पैसा नहीं पाया हूं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे, मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कोई कोलगेट कंपनी मान लेते हैं जैसे है, अब वह कंपनी बेटा कोलगेट कंपनी थी मान लेते हैं, तो अब कोलगेट वही चीज चल रही थी पहले वाली पुरानी कोलगेट, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, वो तो एक तो ब्रांड बन चुका है कोलगेट का, तो ना तो वो कोलगेट कंपनी को बंद करना चाह रही है, और पब्लिक डिमांड है क्योंकि वो नवाचार भी करना चाह रही है, पब्लिक के हिसाब से नई चीजों को भी लाने का प्रयास कर रही है। अब ऐसे में उसके समक्ष दुविधा हो जाती है कि कैसे नवाचार लाएं और किस तरीके से अपना ब्रांड भी वैल्यू बनाए रखें। तो क्या करता है, वो कहता है कोलगेट आ गया एक नए अवतार में, नींबू, और फिर तो ये होगा नया अवतार होगा। फिर आगे बढ़े, फिर एक साल बीता, फिर सोचे क्या किया जाए, कहा अच्छा किया ये जाए, तब तक फिर दूसरा दिमाग लगाया उसने, कोलगेट कंपनी वालों ने, कि भाई अब क्या किया जाए। तो पूछता है क्या आपके टूथपेस्ट में नींबू और नमक की शक्ति है? और तो चौंकता है उसे, ऐसे दांत करता है कि भाई क्या हो गया, क्या आपके टूथपेस्ट में नींबू और नमक की शक्ति है? कहा नहीं है। आ गया कोलगेट का एक नया अवतार जिसमें नींबू और नमक की शक्ति आ गई। फिर चलो ये भी हो गया। फिर आ गया लौंग इलायची वाला आ गया प्रोडक्ट। फिर उसी कोलगेट का क्या आ गया, तो उसमें दिखा दिया कोई जो लड़के वड़के होते हैं प्यार वार करते हैं, तो उसमें दिखा दिया मैक्स फ्रेश, ताकि मुंह से बदबू ना आए, तो किस वगैरह करने के लिए एक प्रकार से उसमें क्या करवा दिया, मैक्स फ्रेश कोलगेट चला दिया कि भाई जो बच्चे युवा हैं उनके लिए, ताकि दुर्गंध ना आए मुंह से, ठीक है। तो कोलगेट मैक्स फ्रेश आ गया, ठीक है, ताजा सांसें, ये लीजिए गहरी सांसें, वो लीजिए दुनिया भर का, तो ये चीजें हो गई। तो वो चीजें कहीं ना कहीं ब्रांड वफादारी, यानी ब्रांड के प्रति भी वफादार है, और साथ ही साथ में नवाचार को भी फॉलो कर रहा है, यानी इनोवेशन कर रहा है। जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है उसी परिवर्तन के साथ साथ आगे बढ़ रहा है बेटा, ठीक है, समझ रहे चीजों को ना। तो ये चीजें समझ में आ गई, बिल्कुल। तो आपको समझा दिया हमने। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका चौथा करेक्ट आंसर होगा, यही दुविधा सामने आती है, ठीक है। बाकी इसमें तमाम सारी दुविधाएं, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा इस समय विपणन में यही दुविधा बनी हुई है, ठीक है। बाकी धोखाधड़ी विज्ञापन बनाम उपभोक्ता विश्वास, ये भी एक प्रकार से जो है अक्सर अक्सर सामने यही आती है, लेकिन ये भी धोखाधड़ी वाला खूब ज्यादा चल रहा है। अधिक उत्पादन बनाम भंडारण की समस्या, तो ये तब हो जाता है, ये सब चीजें से उत्पादन अधिक होगा तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं, प्रौद्योगिकी बनाम मैनुअल प्रक्रिया, ये सब हो जाता है। लेकिन ये चीजें जो है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, चौथा करेक्ट आंसर होगा, जो यूनिवर्सिटी वगैरह मानती है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, फार्मा कंपनियों के लिए कौन सी मुख्य दुविधा है? फार्मा कंपनियों के लिए, देखिए फार्मा कंपनियों के लिए कौन सी मुख्य दुविधा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैश्विक विस्तार बनाम स्थानीय रहना नहीं, उत्पादों में विविधता बनाम एक ध्यान केंद्रित करना, ये भी नहीं, प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग करना। फार्मा कंपनियों के लिए कौन सी दुविधा मुख्य दुविधा है? उच्च R&D लागत बनाम उचित मूल्य निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। यही इसका एक नैतिक दुविधा है, मतलब कि एक मुख्य दुविधा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे बेटा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका है बाबू? प्रश्न आ चुका, उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित विपणन में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? उपभोक्ता अधिकारों से रिलेटेड मार्केटिंग में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? इसमें मार्केटिंग में समस्या जो उत्पन्न होती है कौन सी होती है? बिल्कुल, विज्ञापनों में झूठे दावे करना, ठीक है, फॉल्स क्लेम्स इन एडवर्टाइजमेंट। तो जो जितना प्रचार होता है, चाहे जिस भी किसी कंपनी का जो प्रचार होता है, जिस भी कोई चप्पल का प्रचार कर रहा है, कोई गुटखे का प्रचार कर, दाने दाने में केसर का दम, ठीक है। अब या तो भैया केसर में खा लो, या तो कमला पसंद है, या है खा लो, का नाम है वो, क्या नाम है उसका, केसर का दम किसमें रहता है
भले कुछ नाम है, तो वो चीजें मतलब उसमें गुटखा उटका तमाम होता है तो उसका प्रचार। वैसे गुटखे का प्रचार करते नहीं है जो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन। अक्षय कुमार ने तो मना कर दिया साफ साफ। अजय देवगन, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, ठीक है, कमला पसंद का प्रचार कपिल देव और तमाम लोगों ने किया, आपने देखा होगा। क्या नाम है उनका, क्रिस गेल से भी प्रचार करवाया गया। तो वो चीजें जो प्रचार हुई बेटा, वो क्या चीजें क्रिस गेल कमला पसंद खाएंगे, आप सोचिए। जब मतलब एक आध बार खा लेंगे, लेकिन कमला पसंद वो गुटखे का प्रचार थोड़ी कर रहे हैं, वो इलायची का प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए बोलते दाने दाने में केसर का दम। अब गुटखे में दाने थोड़ा होता है, उसमें दली होता है, सुपारी होता है। गुटखा खाए हैं कभी क्या? गुटखा खाना भी नहीं चाहिए, गलत बात है, ठीक है। दांत खराब हो जाते हैं, दुर्गंध आती है मुंह से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो वो इलायची का प्रचार करते हैं इलायची का प्रचार। लेकिन उसी कंपनी का कमला पसंद का क्या इलायची फेमस है कमला पसंद की, या फिर जो है क्या नाम है उसका, अरे भले कुछ नाम, बिमल, बिमल की इलायची फेमस है क्या? बिमल का इलायची और कमला पसंद का इलायची नहीं फेमस है। बिमल और कमला पसंद के क्या फेमस है बेटा? उसके गुटके फेमस हैं, ठीक है। और इसी इलायची के प्रचार, भाई तो हीरो बोलेंगे मैं तो इलायची का प्रचार कर रहा हूं, तुम गुटखा क्यों खा रहे हो? जब लोग उनको बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फिर उसी में मामला खत्म हो जाता है। तो इलायची का प्रचार करते हैं, लेकिन हम आप उसको क्या समझ लेते हैं, गुटखा। क्योंकि बड़ा बड़ा कमला पसंद लिखा रहता है, छोटा सा लिखा रहता है उसके नीचे इलायची, ठीक है। समझ रहे हो ना? वही चीजें हैं, इसको समझने का प्रयास करें। तो विज्ञापनों में झूठे दावे जो हैं, ये एक प्रकार से उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित विपणन में यही समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 25 नंबर प्रश्न, फार्मा विपणन में कौन सी नैतिक चिंता सामान्य है? तो फार्मा विपणन में नैतिक चिंता की बात हो रही है। नैतिक चिंता की बात हो रही है। 25 का करेक्ट आंसर क्या? नैतिक चिंता। देखिए, भ्रामक उत्पाद जानकारी ये नैतिक चिंता है, ठीक है। बाकी चीजें जो होती है वो अलग अलग चिंताएं हैं, लेकिन ये नैतिक चिंता है, मोरल चिंता पूछेगी तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है परीक्षा में। विपणन या विपणक उपभोक्ता डेटा के साथ कौन सी चुनौती का सामना करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा गोपनीयता और व्यक्तिगत विपणन के बीच संतुलन, एक प्रकार से इसी का सामना करना पड़ता है, इसी चुनौती का। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, फार्मा संगठनों में नैतिकता का मुख्य विचार क्या है? फार्मा कंपनियों में, फार्मा संगठनों में नैतिकता का मुख्य विचार पूछा गया। नैतिकता का मुख्य विचार क्या बेटा? रोगी देखभाल से अधिक लाभ को प्राथमिकता देना। ये एक प्रकार से क्या है, यही एक प्रकार से मुख्य विचार इसका होता है। फार्मा संगठनों में नैतिकता का मुख्य विचार क्या है? रोगी देखभाल से अधिक क्या करते हैं? लाभ को प्राथमिकता देते हैं। कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाना ये विचार नहीं है। उत्पादन लाइन में विविधता लाना, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी घटाना, ये सब नहीं। ये सब एक प्रकार से अलग अलग जो है विचार हो सकते हैं। नैतिकता का विचार जो है यही है, बी ऑप्शन, ठीक है। कि भाई जो आजकल विचार करने योग्य बातें हैं वही, कि रोगी से देखभाल से ज्यादा आजकल के जो फार्मा संगठन है वो पैसा कमाने पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये विचार करने योग्य बात, यही पूछा गया है, क्या विचार करने योग्य बात? तो नैतिक विचार करने योग्य बात। 28 नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में विपणन से जुड़ी सामान्य दुविधा क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आजकल से मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें हैं, तो उसमें एक प्रकार से विपणन यानी मार्केटिंग से जुड़ी हुई समस्याएं कौन सी हैं? उनमें संवेदनशील दर्शकों का नैतिक रूप से लक्षित करना। ऐसे एक प्रकार से जो संवेदनशील इमोशनल, जैसे आप देखते हैं कि ऑर्डर कौन करता है? महिलाएं खूब ऑर्डर करती हैं, ठीक है। पुरुष कम ऑनलाइन पर विश्वास करते हैं, लेकिन महिलाएं जो होती है तुरंत जो है पिघलने वाली होती है, वो तुरंत ऑर्डर कर देती है। देखा भाई बढ़िया लग रहा है बाहर से, और जब घर पे पहुंचता है तो बेकार लगता है। लेकिन आजकल की महिलाएं भी बड़ी होशियार हो गई हैं। वो क्या करती हैं, एक दिन बढ़िया शादी में पहन के निकल जाती हैं, और फिर दूसरे दिन उसको कहती है भैया धो धुल करके वापस कर देती हैं। पैक करके बढ़िया वापस कर दिया, तो जितना पैसा उसका लगा था वापस आ गया, और उनका काम भी हो गया उस दिन का। तो महिलाएं भारतीय बड़ी होशियार हैं, ये चूना लगा रही है सब लोगों का, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सभी का, ठीक है। तो वही चीजें हैं। तो संवेदनशील दर्शक यानी इमोशनल जो दर्शक हैं, उनको एक प्रकार नैतिक रूप से लक्षित कर लेते हैं कि भाई ये इनको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, वो चीजें वो जान जाते हैं, और वैसा ही चीज आपके पास आते लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न, फार्मा उत्पादों की मूल्य निर्धारण में कौन सी सामान्य दुविधा है? मूल्य के निर्धारण में फार्मा उत्पादों की मूल्य क्या होगा इन प्रोडक्ट का, इसमें कौन सी दुविधा है बेटा? इनमें दुविधा होती है उच्च आर एंड डी लागत बनाम सभी आय समूहों के लिए सस्ती कीमत। यानी चूंकि हाई आर डी कॉस्ट भी आपको देखना है, और साथ ही साथ में सभी आय समूहों के लिए वो चीजें सस्ती हो, ऐसे चीजों को एक प्रकार से लगाने के लिए चीजें की जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें? बिल्कुल।
आगे बढ़िएगा और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, विपणन लक्ष्यों और नैतिकता के बीच संतुलन में कौन सी चुनौती है? बताएं, विपणन लक्ष्य यानी मार्केटिंग का क्या लक्ष्य है और नैतिकता के बीच संतुलन के बीच में कौन सी चुनौती सामना करनी पड़ती है? तो चुनौती कौन सी है? लाभ प्रेरित अभियान बनाम उपभोक्ता भलाई। यानी आजकल क्या है, हर एक कंपनी लाभ कमाना चाह रही है, उसके लिए अभियान चला रही है। साथ ही साथ में ऐसा भी उसके सामने एक सिचुएशन आती है कि लाभ भी हम कमा लें और हमारा क्या हो, लाभ भी कमाने के साथ साथ उपभोक्ता के कंज्यूमर्स जो है, जो खरीदार है, उनकी भी भलाई हो जाए। ठीक है, तो यही संतुलन स्थापित करने की चुनौती है कि भाई लाभ भी हमको मिले और लोगों को प्रोडक्ट पसंद भी आए। एक सबसे बड़ी चुनौती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। प्रश्न, निजीकरण में सामान्य चिंता क्या? निजीकरण मतलब प्राइवेट जो चीजें हो रही है आजकल, हर एक सेक्टर प्राइवेट हो रहा है, इसकी चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता क्या है 31 का? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्योंकि सार्वजनिक सेवाएं जो होती हैं सुनिश्चित हो जाती हैं, इससे क्या होता है, हर एक सेक्टर में एक प्रकार से सार्वजनिक चीजें नहीं हो सकती, कुछ चीजों को सीमित कर दिया जाए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता थोड़ी इसमें घट जाता है, विदेशी निवेश को इसमें बढ़ाया जाता है। बुनियादी ढांचे के विकास को सीमित करना ये नहीं होता है, इसमें बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने के लिए प्राइवेटाइजेशन करा जाता है ताकि बुनियादी ढांचा जो विकसित हो। तो सार्वजनिक सार्वजनिक को सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रकार से कि ताकि जो है सार्वजनिक सेवाओं की सुनिश्चितता मतलब की जो उपलब्धता है सुनिश्चित हो, इसके लिए निजीकरण जो है वो चलाया जाता है। तो एक सामान्य चिंता भी यही है, क्योंकि सभी लोगों के लिए कुछ चीजें लिमिटेशन में हो जाएंगी जो जनता को मिल रही थी पहले, वो सब चीजें। ऐसे मान लीजिए स्कूल सरकारी होगा तो सरकार उसमें लोक कल्याण के लिए काम करेगी, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होगा वो एक प्रकार से लाभ कमाने के लिए काम करेगा, यही चीज होगा। 32 नंबर, साइबर सुरक्षा की दुविधाओं का मुख्य ध्यान क्या है? बताएं, साइबर सुरक्षा की जो दुविधा है उसका मुख्य ध्यान क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा करते हुए सिस्टम की पहुंच बनाए रखना, यानी कि हमारा डाटा भी बचा रहे और हम सिस्टम तक पहुंच भी जाए, ये मुख्य ध्यान देना होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर का, बिल्कुल ए ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बाकी सारे आंसर आपके गलत, मतलब कि बाकी सारे ऑप्शन गलत है। 33 नंबर क्वेश्चन, जैविक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने में कौन सी दुविधा है इनमें से? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज डिलेमा इन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फूड्स? देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या यही निकल करके आती है कि भाई देखें, एक तो उच्च लागत होती है इसमें और उपभोक्ता की वहनीयता, क्योंकि उपभोक्ता जो है उतना उच्च लागत, क्योंकि जो ये आपका है जैविक खाद्य पदार्थ ये बहुत महंगे हो जाते हैं, तो हर आय समूह के लोग इसको खा नहीं पाते, खरीद नहीं पाते। उपभोक्ता की वहनीयता और उच्च लागत, क्योंकि लागत भी ज्यादा है तो उच्च कीमत होगी, तो वही चीज इसमें एक प्रकार से दुविधा है। ठीक है, आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मुख्य चुनौती क्या है? अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मुख्य चुनौती क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित स्थिर करने के लिए, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए तत्कालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक स्थिरता, यानी कि तत्कालिक तुरंत हमको लाभ भी मिले और लगा हमारा जो है स्थिरता बनी रहे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। करों को बढ़ाना ये मुख्य चुनौती नहीं है, बड़े निगमों के मुकाबले स्टार्टअप को बढ़ावा देना, व्यापार घाटे को घटाना, ये सब नहीं, गलत हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मुख्य चुनौती जो है तत्कालिक लाभ और दीर्घकालिक स्थिरता को तालमेल बना करके रखना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 35 नंबर प्रश्न आ चुका है। व्हाट एथिकल इशू इज एसोसिएटेड विथ साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस, यानी साइबर सुरक्षा प्रथाओं से संबंधित नैतिक मुद्दा क्या है? साइबर सुरक्षा प्रथाओं से संबंधित नैतिक मुद्दा क्या है इनमें से? सॉफ्टवेयर अपडेट में उच्च निवेश होता है, क्या एक नैतिक मुद्दा है? नहीं, नैतिक मुद्दा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा है संगठनों के द्वारा व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करना, यह नैतिक मुद्दा हो सकता है। कानूनी ढांचे की कमी, ये भी नैतिक मुद्दा नहीं, कानूनी मुद्दा है। मैनुअल सिस्टम पर अधिक निर्भरता, ये भी एक प्रकार से कानून मतलब ये मुद्दा नैतिक मुद्दा नहीं। नैतिक मुद्दा कौन सा है? संगठनों के द्वारा व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करना। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, मिस यूज ऑफ पर्सनल डाटा बाई ऑर्गेनाइजेशन, ये एक प्रकार से ये नैतिक मुद्दा है। ठीक है, साइबर सुरक्षा को लेकर। 36 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, गुणवत्ता आश्वासन में सामान्य दुविधा क्या है?
गुणवत्ता आश्वासन में बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36 का, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा लागत कम करना बनाम गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना। क्वालिटी आपकी ठीक ठाक रहे लेकिन उसकी जो है रेट कम हो जाए, यानी क्वालिटी भी रहे और रेट कम हो जाए, ये सबसे बड़ी दुविधा होती है सामान्य गुणवत्ता आश्वासन देने के लिए कि भाई क्वालिटी वही रहेगी लेकिन रेट थोड़ा कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है रेट कम होगा तो गुणवत्ता भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। यही सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है कि भाई गुणवत्ता कम ना हो और रेट भी कम कर दिया जाए। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बस अंग्रेजी में बगल वाले बच्चे अंग्रेजी में बच्चे देखते रहिएगा, ठीक है। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन है। जैविक कृषि प्रथाओं में कौन सी दुविधा है? जैविक कृषि प्रथाओं में कौन सी दुविधा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पर्यावरणीय लाभों के साथ विस्तारशीलता को संतुलित करना। बिल्कुल पर्यावरणीय लाभ भी हमको मिले, पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और लाभ भी हमको मिल जाए, ये जैविक कृषि प्रथाओं की यही दुविधा बनी हुई है कि कैसे ऐसा किया जाए। ये एक दुविधा के रूप में है, बाकी इसको सामंजस्य बैठा लेना तो यही दुविधा का हल हो जाएगा, ठीक है। यही दुविधा है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सब तो अत्यधिक रासायनिक उपयोग करना ये दुविधा थोड़ी है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना भी नहीं है, ये भी दुविधा नहीं है, तो अच्छी बात है, विशेषता इसकी। करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला ही। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तो गुणवत्ता मानकों के कार्यान्वयन में मुख्य चिंता क्या है? गुणवत्ता मानक को बनाए रखना, उसको आगे बढ़ाते रहना। मुख्य चिंता क्या? उत्पाद परीक्षण को सीमित करना, अधिक कर्मचारियों की भर्ती करना, प्रशिक्षण आवश्यकताओं को घटाना, लागत बढ़ाए बिना अनुपालन सुनिश्चित करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही डी ऑप्शन, लागत बढ़ाए बिना अनुपालन सुनिश्चित करना, इसका डी ऑप्शन। यही गुणवत्ता मानकों के कार्यक्रम में मुख्य चिंता है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बाजारों को स्थिर करने में नैतिक बहस क्या है? बाजारों को स्थिर करने में नैतिक बहस क्या होती है? बिल्कुल आर्थिक स्थिरता को सामाजिक समानता से ऊपर प्राथमिकता देना, ठीक है। बाजारों के स्थिर करने में नैतिक बहस यही है कि भाई लोग जो है क्या आर्थिक स्थिरता को सामाजिक समानता से ऊपर प्राथमिकता दे रहे हैं, इस वजह से ये बहस बनी हुई है। अगला क्वेश्चन आप देखें, 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न साइबर सुरक्षा नैतिकता में मुख्य चुनौती क्या है? बताएं। व्हाट इज द की चैलेंज इन साइबर सिक्योरिटी एथिक्स? साइबर सुरक्षा में नैतिकता में मुख्य चुनौती क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 का? बिल्कुल निगरानी और गोपनीयता अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे समक्ष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 41 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों का मुख्य कार्य क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों का मुख्य काम क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों का मुख्य काम, उत्पादक जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा? उत्पादक जो होते हैं क्या करते हैं? बिल्कुल ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, इसी को उत्पादक कहते हैं। उत्पादक वर्ग जो होता है वो क्या करते हैं बेटा? उत्पादक वर्ग यही करते हैं। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, मतलब कि खाद्य सब पारिस्थितिकी तंत्र में एक होते हैं आपके क्या, एक होते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता की अगर बात की समझ ली, उपभोक्ता जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे मान लेते हैं जो घास फूस, मतलब कि आपके हो गए घास फूस खाने वाले, ठीक है, जो घास फूस खाते हैं, घास फूस खाते हैं, शाकाहारी, शाकाहारी, ठीक है। दूसरे होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोक्ता है ये सब। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं बेटा, ये जो घास फूस वाले खाने वाले नहीं, शाकाहारी पशुओं को जो खाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अब बकरी खा रही घास, तो घास जो है, अच्छा, तो घास को बकरी खा रही है, यानी कि बकरी जो हो गई यहाँ पर, बकरी शाकाहारी, बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब है, ठीक है। मनुष्य भी द्वितीयक कैटेगरी में आप रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी भी हो सकता है। तो मनुष्य जो होगा शाकाहारी को भी खा लेगा, यानी बकरी। तो घास फूस प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब घास को कौन खाता है? बकरी, गाय खाती है, तो ये आपकी द्वितीयक उपभोक्ता हो गई। तृतीयक उपभोक्ता में कौन आएगा? तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता की अगर बात करें, इसमें क्या है, जैसे कि जो बकरी को खा ले, जो गाय को खा ले, ठीक है, जो मनुष्य को खा ले, सबको खा ले, यानी कि इसमें क्या हो जाएंगे, ये मांसाहारी प्राणी इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कौन से शामिल है मांसाहारी में? जैसे कि आपके बाघ हो गए, ठीक है, यानी शेर वगैरह हो गए। क्लियर? ये चीजें शामिल शामिल। या फिर ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं जो है, और अब इसके उपभोक्ता हो गए, तो हो गए तीन, ठीक है। अब एक होते उत्पादक वर्ग,
उत्पादक। और पूछा क्या गया आपसे, उत्पादकों का मुख्य काम क्या, तो उत्पादक का मुख्य काम, उत्पादक क्या होते हैं, जैसे घास, घास क्या उत्पादक है, ठीक है। अब घास को कौन खाता है, तो प्राथमिक उत्पादक घास है, तो घास खाने वाले प्राणी इसमें शामिल होंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज गड़बड़ ये हो गई कि बकरी और गाय जो होगी बेटा, बकरी और गाय जो होगी यहाँ पर नहीं होगी, बकरी और गाय यहाँ पर होगी, ठीक है। बकरी यानी जो शाकाहारी, बकरी गाय, ठीक है, ये सब यहाँ पर हो जाएंगे, गाय वगैरह, ठीक है, भैंस, ये सब इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य हो गया, या फिर जो बकरी गाय को खा सकता है वो, या मांसाहारी सर्वाहारी जो होते हैं यहाँ पर हो जाए। शाकाहारी प्राणी इसमें, सर्वाहारी इसमें रख सकते हैं, जो दोनों खा सकते हैं, मांसाहारी तृतीयक में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, घास जो होता है, घास फूस, ये सब आपके उत्पादक वर्ग होते हैं। घास से क्या होता है, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं ये सूर्य से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी को उत्पादक कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक पहला होता है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग जैसे घास फूस, जितने भी वनस्पतियां वगैरह हैं, सब कुछ शामिल है इसमें, ठीक है। ये घास फूस होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार से सूर्य से ऊर्जा, अपना प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का जो है उत्पादन करते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, इसलिए मैंने लगाया था। उत्पादक और घास फूस ये सब हो गए, ठीक है। अब घास को कौन खा रहा है, बकरी खा रही, बकरी क्या हो जाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगी। बकरी को मनुष्य खा लिया, मनुष्य क्या हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। मनुष्य को शेर ने खा लिया, तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा, मांसाहारी, ठीक है। इस तरीके से 4 हो गए। और एक इसमें होता है अपघटक, कौन सा होता है, अपघटक। इन तीनों पॉइंट को समझ लीजिए, तीनों प्रश्न मतलब कि आपसे यहां से लगभग 8 से 10 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। आप घटक का हुआ भैया, आप घटक का मतलब होता है जैसे जो जैविक सामग्री का विघटन करता हो, जैविक सामग्री का जो विघटन करता हो, जैसे कवक हो गए, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरामीशियम, तमाम प्रकार के आते हैं, तमाम छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं, वो सब आप घटक में आ जाते हैं। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इन तीनों के मिलने से बेटा एक खाद्य पिरामिड का निर्माण होता है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में 3 चीजें, उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक, ये 3 चीजें शामिल होते हैं, ठीक है। और इन तीनों जो होते हैं आपस में बैलेंस बना करके चलते हैं, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम जो चलता रहता है। समझ में आ गया चीजें, तो इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। और पिरामिड भी ऐसे बनता है। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, आपसे पूछा था कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है। देखिए पिरामिड, अब पिरामिड में जो मांसाहारी होगा बहुत कम होगा, तो यहाँ पर तृतीय को भोक्ता हो जाएगा, मांसाहारी, ठीक है। इससे नीचे क्या हो जाएगा आपका, सर्वाहारी हो जाएगा, सर्वाहारी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर हमने सांप रख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, मेढक रख दिया, मेढक। यहाँ पर क्या रख दिया हमने, कीड़ा मकोड़ा रख दिया, कीड़े रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कीड़े हो गए। अब इसकी यहाँ पर ये वाले, इसके अलावा नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, घास हो जाएगी। अब कीड़े किसको खाते हैं, कीड़े किसको खाएंगे, घास को कीड़ा ने खा लिया, ठीक। कीड़े को किसने खाएगा, मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा, सांप खा लेगा। तो इस तरीके से सांप क्या होगा, तृतीय को भोक्ता हो जाएगा, मेढक द्वितीय को भोक्ता हो जाएगा, कीड़ा जो होगा प्राथमिक को भोक्ता हो जाएगा, और घास ये उत्पादक है, ठीक है। और इसी आसपास जो होते हैं, जो महीन क्या होंगे आपके, बैक्टीरिया, कवक वगैरह जो होंगे छोटे छोटे, उनको अपघटक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटक। ये हो गया आपका पारिस्थितिकी पिरामिड। पिरामिड में क्या होता है, जो एक प्रकार से मांस, जैसे पिरामिड जो होता है ऊपर जो होता है वो छोटा होगा, यानी मांसाहारी कम होंगे, सर्वाहारी उससे थोड़ा सा ज्यादा होंगे, फिर उससे ज्यादा होंगे आपके कीड़े मकोड़े, फिर घास फूस उससे भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से पिरामिड के तौर पर बनता है, तो इसको पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। क्लियर, अब आपको समझ में आ रहा चीजें। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में ऐसे चीजें आपको समझनी पड़ती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उत्पादन करना, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जीव पारिस्थितिकी तंत्र में विघटनकारी माने जाते हैं। विघटनकारी कौन से माने जाते हैं बेटा, बैक्टीरिया और कवक माने जाते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं यही विघटनकारी माने जाते हैं, इन्हीं को अपघटक कहा जाता है। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 43 नंबर प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन से ट्रॉफिक स्तर पर होते हैं। जो खाद्य श्रृंखला में एक प्रकार से, जो आपके खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं कौन से स्तर पर होते हैं, मैंने पिरामिड बताया था। पहला स्तर मांसाहारी का हो गया, पहला स्तर नहीं सॉरी पहला स्तर क्या हो गया आपका, घास फूस का हो गया। दूसरा स्तर शाकाहारियों का हो गया। तीसरा स्तर आपका सर्वाहारियों का, और चौथा स्तर मांसाहारी का हो गया। यानी पूछा गया खाद्य शाकाहारी द्वितीय ट्रॉफिक में आएंगे सेकंड पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस तरीके से आप चीजों को समझते रहेंगे, तीव्र गति से थोड़ा सा बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। ऊर्जा के प्रवाह का सबसे अच्छा वर्णन में से कौन सा करता है,
45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ऊर्जा एक दिशा में बहती है, बिल्कुल। ऊर्जा की दिशा हमेशा क्या होती है? वो एक दिशा, एक में होती है, एक दिशा होती है, हमेशा एक दिशा में ऊर्जा का प्रभाव होता है। प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न पारिस्थितिकी पिरामिड क्या दर्शाता है? पिरामिड जो मैंने आपको बताया था, पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है क्या दर्शाता है बेटा? पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है क्या दर्शाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 46 का। जीवों के बीच में ऊर्जा का प्रवाह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है? इन सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इन सीटू का उदाहरण क्या है इनमें से? इन सीटू का मतलब इन सीटू संरक्षण का उदाहरण इनमें से क्या है? देखिए, इन सीटू संरक्षण का उदाहरण जो इनमें से होगा वो कौन सा होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इन सीटू जो होता है आपका एक शुद्ध, जहां पर जानवरों के प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षा उनको दी जाती है। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इन सीटू करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इनको एक प्रकार से उनके वातावरण में उनको सुरक्षा दी जाती है। बाकी आपके जो ये सब है, क्या नाम है, वानस्पतिक उद्यान जो है आपका, वो सब एक्स सीटू के उदाहरण है। ठीक है, ये बात। एक्स सीटू क्या होता है? पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से निकाल करके एक नियंत्रित वातावरण में बना करके तब उनको देता है, उसको एक्स सीटू कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। एक्स सीटू संरक्षण क्या है? तो प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण करना, ये होता है इन सीटू। ठीक है, ये होता है इन सीटू, ये होता है इन सीटू। ठीक है, खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण कानून माध्यम से नहीं, प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तीसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तीसरा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? एक्स2 क्या होता है? प्रजातियों का उनके आवासों के बाहर। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका बाबू। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्तियों की भूमिका नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रजातियों का मतलब कि क्या प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है? प्रश्न क्या आ चुका है? फटाफट से आप बताने का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्तियों की भूमिका नहीं है? देखिए, प्रदूषण नियंत्रण में अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, अपशिष्ट उत्पादन को कम कर देंगे अगर, ठीक है, कचरा का उत्पादन कम कर देंगे तो ठीक माना जाएगा, यानी कि ये नियंत्रण हो जाएगा। वनों की कटाई को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को बढ़ावा देंगे अगर तो प्रदूषण नियंत्रित होगा, नहीं होगा। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, ये सही होगा। सामग्री का पुनर्चक्रण करना, ये सब एक प्रकार से पर्यावरण नियंत्रण का काम है, ये सब भी काम है, ये सब ठीक है। जबकि जो यहाँ पर ये दिया हुआ बेटा, वनों की कटाई को बढ़ावा देना, ये गलत हो जाएगा, यानी कि यही इसमें से सही है। यानी क्या होगा? दूसरे का, इनमें 49 से दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया बेटा। ये 50 क्वेश्चन आज हम समझ लेते हैं। बाकी जो है, चूंकि 1 घंटे 7 मिनट की क्लास हो चुकी है, बाकी अब इसका जो इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, ये आगे हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन साथ देख लीजिए, 50 देख लीजिएगा। जो है कल की वीडियो में मैं लाऊंगा 50 क्वेश्चन। तो आपके 2 वीडियोस के माध्यम से आपका पूरा 100 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें समझा करके बताना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब बाकी आपके पर्यावरण वाले क्वेश्चन जो होंगे, वो 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन ला देंगे जल्दी। मानव जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर का, बिल्कुल 50 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? देखिए, यह जैव विविधता संरक्षण की ओर ले जाती है, नहीं। यह संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करता है। मानव जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव ये पड़ता है कि क्योंकि संसाधन जो होती है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होगा। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इन बच्चों ने बी लगाया है, उनका बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अब 51 से हम लोग जब चर्चा करेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन से आपका 100 क्वेश्चन तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए 3rd सेमेस्टर का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, 2nd सेमेस्टर का भी। जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। क्या? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपका सेमेस्टर क्या है, अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस है, स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए जमा कर देने होंगे। उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट भेज देना होगा। किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं अगर आप नहीं चलाते कुछ भी ऑनलाइन माध्यम, तो आपको ग्रुप से जुड़ जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास के ग्रुप में जोड़ा जाएगा। उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सभी ऑब्जेक्टिव के लिखित के आंसर के साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साल्फा में मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव का भी लिखित का भी, यानी बहुत बेहतर अंदाज में। अब की बार सबसे बेटर तैयारी मैं करवा रहा हूँ, अभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया है और जिस लिए एक प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि प्रेरित कर रहा हूँ आपको जुड़ने के लिए।
जिनका सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे हैं वो सेकंड सेमेस्टर में जुड़ जाइए, और जो बच्चे हमारे थर्ड सेमेस्टर में है थर्ड सेमेस्टर के लिए जुड़ जाइए। दोनों की फीस 100 रुपए है। अगर दोनों का एक साथ लेंगे तो 150 रुपए में ही हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों का अलग लेंगे तो सेकंड का 100 रुपए फीस है, थर्ड का भी 100 रुपए फीस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, लेकिन दोनों का अगर एक साथ लेंगे तो आपको 50 रुपए छूट लग जाएगी, यानी 150 रुपए में ही दोनों का मिल जाएगा। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से इस समय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो पेपर लगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, और साथ में उनके उनके बच्चों को सबको जुड़ना चाहिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाले सारे बच्चों को जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि क्या होगा इसमें 150 रुपए में आपको तो 6 महीने की क्लास हो जाएगी थर्ड सेमेस्टर की पूरी, और आपका सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाएगी आंसर के साथ जो आपकी परीक्षा में आने वाला है, तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। जल्दी जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से हमें प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।